तो आज के इस वीडियो में क्लास 9th इतिहास की दुनिया लेसन 3 फ्रांस की क्रांति से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं उन सारी क्वेश्चनों को हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखें, बस बने रहें। वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, आप शुरू से अंत तक देखिएगा, आपको ज़रूर हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न होगा जो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला प्रश्न में कहा जा रहा है दोस्त, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फ्रांस की राजक्रांति किस ईस्वी में हुई थी। यहाँ पे क्वेश्चन कहा जा रहा है फ्रांस की राजक्रांति किस ईस्वी में हुई थी। आपका ऑप्शन क है 1776, ऑप्शन ख है 1789, ऑप्शन ग है आपका 1776। यहाँ पे ऑप्शन रिपीट कर गया है दोस्त, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और ऑप्शन घ है 1832, यहाँ पे 1876 होगा। चलिए इस प्रश्न का आपका पहला प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख, यानी कि 1789 ईस्वी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आज का आपका 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में दोस्त कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, बेस्टल का पतन कब हुआ था। तो आपका ऑप्शन दिया गया है दोस्त, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। क में है 5 मई 1789 ईस्वी, ख में है 20 जून 1789 ईस्वी, ग में है 14 जुलाई 1789 ईस्वी और घ में है 17 अगस्त 1789 ईस्वी। तो दोस्त इस प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन ग, यानी कि 14 जुलाई 1789 ईस्वी। चलिए आज का आपका 3 नंबर प्रश्न है दोस्त, प्रथम, यहाँ पे देखिएगा 3 नंबर प्रश्न आपका कहा जा रहा है प्रथम स्टेट में कौन आते थे, यानी कि प्रथम स्टेट में कौन आते थे दोस्त। आपका ऑप्शन दिया गया है क में सर्वसाधारण, ख में किसान, ग में है पादरी और घ में है राजा। आप बताएंगे इसका आंसर। तो 3 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा दोस्त पादरी, ऑप्शन ग हो जाएगा इसका आंसर पादरी। ठीक है, इसका आंसर ग हो जाएगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। आज का आपका 4 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है द्वितीय स्टेट में कौन आते थे। अब द्वितीय स्टेट में कौन आएंगे, इसका ऑप्शन दिया गया है क में पादरी, ख में राजा और ग में कुलीन और घ में मध्य वर्ग। तो दोस्त 4 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ग कुलीन। 5 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है तृतीय स्टेट में इनमें से कौन आते हैं थे। आपका ऑप्शन क है दार्शनिक, ऑप्शन ख है कुलीन, ऑप्शन ग है पादरी और ऑप्शन घ है न्यायाधीश। तो दोस्त 5 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन क दार्शनिक। चलिए 6 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, देखिएगा, वोल्टेयर क्या था, यानी कि वोल्टेयर क्या था। आपका ऑप्शन क है वैज्ञानिक, ऑप्शन ख है गणितज्ञ, ऑप्शन ग है लेखक और ऑप्शन घ है शिल्पकार। तो दोस्त आपका 6 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ग, वोल्टेयर जो था वो लेखक था, एक प्रकार का लेखक था। चलिए 7 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था। रूसो जो था किस सिद्धांत का समर्थक था। ऑप्शन क में दिया गया है समाजवाद, ऑप्शन ख में है जनता की इच्छा और ऑप्शन ग है शक्ति पृथक्करण और ऑप्शन घ है निरंकुशता। तो दोस्त इस प्रश्न का 7 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ख, जनता की इच्छा का समर्थक था वो। ठीक है, आपका प्रश्न संख्या 8 नंबर में दोस्त कहा जा रहा है, 8 नंबर में देखिए क्या करें, मॉन्टेग्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मॉन्टेग्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। आपका ऑप्शन क है सामाजिक संविदा, ऑप्शन ख है विधि की आत्मा और ऑप्शन ग है दास कैपिटल और ऑप्शन घ है बृहद ज्ञानकोश। तो दोस्त आपका 8 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख, यानी कि विधि की आत्मा। चलिए आपका 9 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं।
दोस्त आपका 9 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है फ्रांस की, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फ्रांस की राजक्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था। ऑप्शन क है नेपोलियन, ऑप्शन ख है लुई 14वां, ऑप्शन ग है लुई 16वां और ऑप्शन घ है मिराबो। दोस्त आपका 9 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ग लुई 16वां। 10 नंबर प्रश्न में दोस्त कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, फ्रांस में, यहाँ पे फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, यानी फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। आपका ऑप्शन क है 4 जुलाई को, ऑप्शन ख है 14 जुलाई को, ऑप्शन ग है 17 अगस्त को, ऑप्शन घ है 31 जुलाई को। तो दोस्त आपका 10 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ख 14 जुलाई को फ्रांस की स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। दोस्त आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि फ्रांस की राजक्रांति कब हुई थी। चलिए अब रिक्त स्थान की पूर्ति करें, प्रश्नों में आ जाते हैं। आपका पहला प्रश्न कहा जा रहा है, ये फटाफट आंसर शीट हम बता रहे हैं दोस्त, क्योंकि ये लंबा वीडियो ना हो जाए इसलिए। तो पहला प्रश्न में कहा जा रहा है दोस्त, ध्यान दीजिएगा, लुई 16वां सन खाली स्थान ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठा था, यानी कि लुई 16वां जो था कब फ्रांस की गद्दी पर बैठा था। तो दोस्त इसका आंसर हो जाएगा 1774 ईस्वी। 1774 ईस्वी में लुई 16वां जो था फ्रांस की गद्दी पर बैठा था। आपका 2 नंबर प्रश्न देख लीजिए दोस्त, क्या कहा जा रहा है। 2 नंबर में कहा जा रहा है खाली स्थान लुई 16वां की पत्नी थी, यानी लुई 16वां की पत्नी का नाम क्या था। तो दोस्त लुई 16वां के पत्नी का नाम था मेरी, यहाँ पे देखिएगा, मेरी अंतोयनेत थी, ठीक है, मेरी अंतोयनेत थी, ठीक है। चलिए आपका 3 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है दोस्त, यहाँ पे देखिएगा, फ्रांस की संसदीय संस्था को खाली स्थान कहते थे, यानी क्या कहते थे। तो इसको कहते थे दोस्त स्टेट जनरल। इसको क्या कहते थे, इसको स्टेट जनरल कहते थे। चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 नंबर देख लेते हैं, क्या कह रहा है। 4 नंबर में दोस्त कहा जा रहा है ठेके पर टैक्स वसूलने वाले, ध्यान दीजिएगा, ठेके पर टैक्स वसूलने वाले पूंजीपतियों को खाली स्थान कहा जाता था, क्या कहा जाता था। तो दोस्त आपका 4 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका टैक्स फार्मर, क्या कहा जाता था, टैक्स फार्मर। इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर का टैक्स फार्मर कहा जाता था। चलिए 5 नंबर प्रश्न का उत्तर देखिए दोस्त, आपका क्या हो जाएगा। 5 नंबर में कहा जा रहा है खाली स्थान के सिद्धांत की स्थापना मॉन्टेग्यू ने की थी, यानी कि मॉन्टेग्यू ने कौन सा सिद्धांत दिया था। तो दोस्त 5 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जो है मॉन्टेग्यू ने दिया था। 5 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा शक्ति पृथक्करण। चलिए 6 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, क्या कहा जा रहा है। 6 नंबर में दोस्त कहा जा रहा है, ध्यान दीजिए, यहाँ पे खाली स्थान की प्रसिद्ध पुस्तक सामाजिक संविदा है, यानी कि किसकी पुस्तक है, सामाजिक संविदा। तो दोस्त इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रूसो की जो पुस्तक है, ये पुस्तक है सामाजिक संविदा, ठीक है दोस्त, सामाजिक संविदा जो है रूसो की पुस्तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है दोस्त, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 7 नंबर में क्या कहा जा रहा है, 27 अगस्त 1789 को फ्रांस की नेशनल असेंबली ने खाली स्थान की घोषणा की थी, यानी कि क्या चीज़ की घोषणा की थी। तो दोस्त इसका आंसर हो जाएगा आपका दोस्त 7 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मानव और नागरिकों के अधिकार। चलिए आपका 8 नंबर प्रश्न में देख ले क्या कहा जा रहा है। 8 नंबर में कहा जा रहा है जैकोबिन दल का प्रसिद्ध नेता खाली स्थान था, यानी कौन था जैकोबिन दल का प्रसिद्ध नेता। तो दोस्त आपका 8 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा मैक्समिलियन रॉबespierre, इसका आंसर हो जाएगा 8 नंबर का, ठीक है। अब चलते हैं 9 नंबर में दोस्त। 9 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे
दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन, यहाँ पे देखिएगा, दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन खाली स्थान ईस्वी में किया गया था। यानी दास प्रथा का उन्मूलन जो है 1848 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1848 ईस्वी में हुआ था। 10 नंबर प्रश्न का उत्तर देखिए क्या होगा। फ्रांसीसी महिलाओं को कहा जा रहा है, फ्रांसीसी महिलाओं को मतदान का अधिकार कब मिला था। ठीक है, तो दोस्त इसका 10 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, फ्रांसीसी महिलाओं को 1946 में मत देने का अधिकार मिला था। चलिए अब 3 नंबर में देख लेते हैं। दोस्त 3 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, लघु उत्तरीय प्रश्न है ये। पहला प्रश्न आपका कहा जा रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारण क्या थे। तो चलिए इसके उत्तर आप कमेंट बॉक्स में आप लिख भी सकते हैं या फिर आप अपने नोटबुक में नोट कीजिएगा, हम उत्तर आपको नोट करा रहे हैं। आंसर शीट भरिए। फ्रांस की क्रांति के राजनीतिक कारण निम्नलिखित थे। पहला, निरंकुश राजशाही। दूसरा, राज दरबार की विलासिता। तीसरा, प्रशासनिक भ्रष्टाचार। चौथा, संसद की बैठक 175 वर्षों तक नहीं बुलाई गई। पांचवा, अत्यधिक केंद्रीकरण की नीति। छठा, स्वायत्त शासन का अभाव था। तथा सातवां, मेरी अंतोयनेत का प्रभाव। इन्हीं कारणों से फ्रांस की क्रांति हुई थी। ठीक है दोस्त, इसमें से कम आपको 3 याद ही रखना पड़ेगा। चलिए 2 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 2 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, फ्रांस की क्रांति के सामाजिक कारण क्या थे। दोस्त हम आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आ रही है। यदि अब तक एक लाइक नहीं किए है तो प्लीज़ अब तक एक लाइक कर दें। चलिए आंसर शीट आप भरिए। फ्रांस की क्रांति की सामाजिक कारण निम्नलिखित है। इसमें से पहला कारण, प्रथम स्टेट में पादरी। दूसरा कारण, दूसरे स्टेट में अभिजात वर्ग। तीसरा कारण, तीसरे स्टेट में साधारण वर्ग। प्रथम और द्वितीय वर्ग करों से मुक्त थे। फ्रांस की कुल भूमि का 40% इन्हीं के पास थी। 90% जनता तीसरे स्टेट में थी जिनको कोई भी विशेष अधिकार प्राप्त नहीं था। वे अपने स्वामी की सेवा, घर एवं खेतों में काम करना, डॉक्टर, वकील, जज, अध्यापक भी इसी वर्ग में थे। इन लोगों में भारी असंतोष था, वही वर्ग क्रांति का कारण बन गया। इस तरह से क्या हुआ, फ्रांस की क्रांति का सामाजिक कारण बना। चलिए आज का आपका 3 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 3 नंबर में कहा जा रहा है, देखिएगा, क्रांति के आर्थिक कारणों पर प्रभाव डालें। यानी कि क्रांति का आर्थिक कारण क्या था उसे बताना है। तो दोस्त इसका आंसर हो जाएगा, आप इसे अपने पॉइंट बना करके 1 2 3 या फिर ABCD करके लिखेंगे। फ्रांस की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, जिसे सुधारने के लिए वहाँ की जनता पर करों का बोझ लाद दिया गया था। दूसरा कारण, करों का विभाजन दोषपूर्ण था। प्रथम और द्वितीय वर्ग करों से मुक्त था, जबकि साधारण को कर चुकाने पड़ते थे, यानी सबको कर नहीं देना पड़ता था। तीसरा कारण है, किसानों पर भूमि पर धार्मिक कर, सामंती कर आदि लगे थे। दैनिक उपभोग की वस्तुओं पर भी कर देना पड़ता था। अगला कारण है, औद्योगिक क्रांति शुरू होने से मशीनों का उपयोग शुरू हुआ और बेरोजगारों की संख्या में बढ़ोतरी हुई। अगला कारण होगा, व्यापारियों पर अनेक तरह के कर लगाए गए थे, जैसे गिल्ड की पाबंदी, सामंती कर, प्रांतीय आयात कर इत्यादि। इन कारण यहाँ का व्यापार का विकास नहीं हो पाया। ये सभी कारण क्रांति को क्या किया, प्रोत्साहित किया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। आपका 4 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, फ्रांस की क्रांति के बौद्धिक कारणों का उल्लेख करें। अब बौद्धिक कारणों को पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बौद्धिक कारणों को देख लेते हैं। नोट कीजिए दोस्त, फ्रांसीसी क्रांति के विषय में कहा जाता है कि यह एक मध्यम वर्गीय क्रांति थी। फ्रांस की स्थिति बड़ी गंभीर थी। इस स्थिति को समझना या स्पष्ट करने में दार्शनिकों ने बड़ा योगदान दिया। फ्रांस के अनेक दार्शनिक विचारक और लेखक हुए। इन लोगों ने तत्कालिक व्यवस्था पर
करार प्रहार किया। जनता इसके विचारों से गहरे रूप से प्रभावित हुए और क्रांति के लिए तैयार हो गई। इनमें प्रमुख मॉन्टेग्यू, वोल्टेयर और रूसो थे। अब कुछ कारणों में से एक दो बता दे रहे हैं, आप नोट कर सकते हैं। मॉन्टेग्यू ने अपनी पुस्तक विधि की आत्मा में सरकार के तीनों अंगों कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका को एक ही साथ में केंद्रित नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से शासन निरंकुश एवं स्वेच्छाधारी नहीं होगा, ऐसा बताकर उन्होंने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का पोषण कर लिया। दूसरा कारण है रूसो का। रूसो पूर्ण परिवर्तन चाहते थे। उसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सामाजिक संविदा में जनमत को ही सर्वशक्तिमान अतः जनतंत्र का समर्थक था बता दिया। ठीक है, यदि और कारण लिख रहा है तो ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 5 नंबर प्रश्न में दोस्त कहा जा रहा है लेडर्स डी कैचेट से आप क्या समझते हैं। लेडर्स डी कैचेट क्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। आंसर शीट लिखिए दोस्त। लेडर्स डी कैचेट से फ्रांस के बिना महाभियोग की गिरफ्तारी वारंट होता था, यानी एक प्रकार का गिरफ्तारी वारंट है। फ्रांस में सभी तरह की स्वतंत्रताओं का अभाव था। भाषण, लेखन, विचार की अभिव्यक्ति तथा धार्मिक स्वतंत्रता का पूर्ण अभाव था। वहाँ राजधर्म कैथोलिक था और प्रोटेस्टेंट धर्म के मानने वालों को कठोर सजा दी जाती थी। ऐसे धर्मावलंबियों को राजा बिना महाभियोग से गिरफ्तार वारंट देता था, उसे ही लेजर्ट द कैचेट कहते थे। आज का आपका 6 नंबर प्रश्न में दोस्त कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का फ्रांस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा। आंसर शीट लिखिए। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम का फ्रांस की क्रांति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में लाफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध युद्ध में भाग लिया था। उन्होंने वहां देखा कि अमेरिका के 13 उपनिवेशों ने कैसे औपनिवेशिक शासन को समाप्त कर लोकतंत्र की स्थापना की थी। स्वदेश वापस लौटकर उन्होंने देखा कि जिन सिद्धांतों की रक्षा के लिए वे अमेरिका में गृह युद्ध कर रहे थे, उनका अपने देश में ही अभाव था। वे सैनिक फ्रांस में क्रांति का अग्रदूत बनकर लोकतंत्र का संदेश फैलाने लगे। जनसाधारण पर इसका बहुमत यानी कि बहुत प्रभाव पड़ा। अंत में वह फ्रांस की क्रांति का तत्कालिक कारण भी बन करके उभर गया। चलिए आज का आपका 7 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 7 नंबर प्रश्न में दोस्त कहा जा रहा है मानव एवं नागरिकों के अधिकार से आप क्या समझते हैं। ये बहुत ही पूछे जाने वाला प्रश्नों में से एक है। 14 जुलाई 1789 के बाद लुई 16वां नाम मात्र के लिए राजा बन रहा और नेशनल असेंबली देश के लिए अधिनियम बनाने लगी। इसी सभी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। 17 अगस्त 1789 ईस्वी को मानव और नागरिकों के अधिकार, इसमें समानता, स्वतंत्रता, संपत्ति की सुरक्षा तथा अत्याचारों से मुक्ति के अधिकार को नैसर्गिक और अहरणीय माना गया। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ प्रेस एवं भाषण की स्वतंत्रता भी मानी गई। अब राज्य किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार नहीं कर सकता था तथा मुआवजा दिए बिना उसके जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता था। इन अधिकारों की सुरक्षा करना राज्य का दायित्व माना गया। मध्यम वर्ग के लिए सबसे महत्वपूर्ण घोषणाएं थी। 90% समान जनता को उन समस्याओं से मुक्ति दिलाने का प्रयास किया गया जिनका सामना उन्हें निरंकुश राजशाही में करना पड़ा था। इस तरह से नागरिकों के अधिकार को सुरक्षित किया गया। आज का आपका 8 नंबर प्रश्न कहा जा रहा है दोस्त, देखिएगा। फ्रांस की क्रांति का इंग्लैंड पर क्या प्रभाव पड़ा। आंसर शीट नोट करेंगे।
फ्रांस की क्रांति का प्रभाव सिर्फ फ्रांस पर ही नहीं बल्कि यूरोप के अन्य देशों पर भी पड़ा। नेपोलियन फ्रांस में सुधार के कार्यों को करते हुए अपने विजय अभियानों के दौरान जब इटली और जर्मनी आदि देशों में पहुंचा तब उसे वहां की जनता भी क्रांति का अग्रदूत कहकर स्वागत किया। इसने इन देशों के नागरिकों को राष्ट्रीयता का संदेश देने का कार्य किया। इंग्लैंड पर प्रभाव नेपोलियन का विजय अभियान इंग्लैंड पर भी हुआ। क्रांति का इतना अधिक असर इंग्लैंड में दिखा कि वहाँ की जनता ने भी सामंतवाद के खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू कर दी। फलस्वरूप सन 1832 ईस्वी में इंग्लैंड में संसदीय सुधार अधिनियम पारित हुआ। इसके द्वारा वहाँ के जमींदारों की शक्ति समाप्त कर दी गई और जनता के लिए अनेक सुधारों का मार्ग खुल गया। भविष्य में इंग्लैंड में भी औद्योगिक क्रांति के विकास में इस क्रांति का बहुत योगदान रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्त। आपका 9 नंबर का प्रश्न है दोस्त, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। फ्रांस की क्रांति ने इटली को प्रभावित किया, कैसे? आंसर शीट भरेंगे। फ्रांस की क्रांति ने इटली को बहुत प्रभावित किया। इटली इस समय कई देशों में बटा हुआ था। फ्रांस की इस क्रांति के बाद इटली के विभिन्न भागों में नेपोलियन ने अपनी सेना एकत्रित कर लड़ाई की तैयारी की और इटली राज्य स्थापित किया। एक साथ मिलकर युद्ध करने से उसमें राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ और इटली में भावी एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हो गया और इस तरह से इटली का एकीकरण भी हो गया। लेकिन इटली के एकीकरण से पहले फ्रांस की क्रांति ने फ्रांस को काफ़ी प्रभावित किया। आपका आज का 10 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है दोस्त, ध्यान दीजिएगा। फ्रांस की क्रांति से जर्मनी कैसे प्रभावित हुआ? ओके, उत्तर लिखेंगे। फ्रांस की क्रांति से जर्मनी भी अछूता नहीं रहा। जर्मनी भी उस समय छोटे छोटे 300 राज्यों में विभक्त था, जो नेपोलियन के ही प्रयास से 38 राज्यों में सिमट गया। इस क्रांति में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की भावना को जर्मनी के लोगों ने अपनाया और आगे चलकर इसे जर्मनी के एकीकरण करने में बल प्राप्त हुआ। चलिए अब हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में प्रवेश कर चुके हैं। आज का आपका पहला प्रश्न होगा, फ्रांस की क्रांति का क्या कारण थे? यानी कि फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे? फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई। इसके निम्नलिखित कारण थे, जो इस प्रकार है, लिखेंगे आप। पहला कारण में लिखेंगे सामाजिक कारण। फ्रांस में सामाजिक 3 वर्गों, उच्च, मध्य तथा निम्न, प्रथम दोनों श्रेणियों में बड़े सामंत, पादरी तथा कुलीन वर्ग के व्यक्ति थे। इन्हें किसी भी प्रकार का कोई कर नहीं देना पड़ता था और 40% जमीन के भी यही मालिक थे। किंतु तृतीय श्रेणी वाले के, जिसमें सर्वसाधारण व्यक्ति, डॉक्टर, वकील, व्यापारी आदि थे, जिन्हें सभी प्रकार का कर देना पड़ता था। फलतः यह वर्ग, जिनकी संख्या 90% थी, परिवर्तन चाहते थे, यानी कि ये भी चाहते थे कि सब कोई सामान्य कर दे। दूसरा कारण में होगा राजनीतिक कारण। फ्रांस का राजा अपने को ही राज्य मानता था। उसका कथन था कि मैं ही राज हूँ, जैसे कि लुई 16वां। यह कथन लुई 14वां का था। शासन की एकरूपता इन्हीं नहीं थी, यानी कि शासन एक रूप नहीं चलता था, कई रूपों में विभक्त था। सभी कोई अपने आप को राजा ही मानने लगा। फर्स्ट, पादरी और कुलीन लोगों के लिए कानून अलग थे, जनसाधारण के लिए अलग। सेना असंतुष्ट थी। शासन में क्या था कि भ्रष्टाचारी हो चुका था, यानी भ्रष्ट हो चुका था। और भी दोस्त आप लिख सकते हैं। तीसरा नंबर कारण में होगा आर्थिक कारण। फ्रांस का राजा और रानी मेरियंतोत अत्यंत खर्चीले थे। राजकोषीय खाली हो गया था, यानी कि राजकोष क्या था, खाली हो गया था। धनी लोग कर्ज से मुक्त थे, जबकि जनसाधारण लोग
को कई तरह से कर्ज देने पड़ते थे, अतः विधि दोषपूर्ण थी। फ्रांस में 15,000 बड़े पादरियाँ अपार धन वेतन में पाते थे। इस प्रकार फ्रांस का खजाना खाली होता गया और फ्रांस क्या होता, कंगाल होता चला गया। और भी कई कारण है दोस्त, यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप चाहे तो इन सभी कारणों को लिख सकते हैं। चलिए अब हम 2 नंबर प्रश्न पे आ गए हैं। 2 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है फ्रांस की क्रांति के परिणामों का उल्लेख करें। आंसर होगा फ्रांस की क्रांति के निम्नलिखित परिणाम थे। पहला, पुनरुत्थान, पुरातन व्यवस्था का अंत। इस क्रांति ने पुरातन व्यवस्था को समाप्त कर दिया। आधुनिक युग का आरंभ हुआ जिसमें स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व को प्रोत्साहन मिला। सामंतवाद का अंत हो गया। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, क्रांति के फलस्वरूप धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना हुई। बुद्धिवाद का उदय हुआ और जनता को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई। और भी कई सारे कारण हैं। जनता की स्थापना, फ्रांस की क्रांति ने राजा के दैवीय अधिकार के सिद्धांत को समाप्त कर दिया तथा जनता की स्थापना कर दिया, यानी कि जनतंत्र की स्थापना कर दिया। व्यक्ति की महत्ता, यानी कि व्यक्ति के महत्व को समझा गया। 1751 ईस्वी में फ्रांस के नेशनल असेंबली में पहली बार नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की घोषणा की गई तथा स्वतंत्रता एवं समानता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। ठीक है, और भी कई सारे कारण हैं, आप चाहें तो जितना लिख सकते हैं। यहाँ पे बस 2-3 कारण आप लिख ले, बहुत है। यहाँ पे ये जरूर लिखेंगे, दास प्रथा का उन्मूलन सन 1794 ईस्वी में कन्वेंशन ने दास मुक्ति कानून पारित किया। पुनः 1848 ईस्वी अंतिम रूप से फ्रांसीसी उपनिवेशों में दास प्रथा का अंत हो गया। फिर उसके बाद में ये भी लिख सकते हैं चाहे तो। हमारे हिसाब से बहुत हो गया इसका आंसर, इतना ही रहने दें। ठीक है दोस्त। 3 नंबर प्रश्न में दोस्त पूछा जा रहा है फ्रांस की क्रांति एक मध्यवर्गीय क्रांति थी, यानी फ्रांस की क्रांति एक मध्यवर्गीय क्रांति थी, कैसे, स्पष्ट करें। आंसर शीट भरिए दोस्त। फ्रांस में सबसे अधिक असंतोष मध्य वर्ग में ही था, जिसका सबसे बड़ा कारण यह था कि सुयोग्य एवं संपन्न होते हुए भी उन्हें कुलीन जैसे सामाजिक सम्मान प्राप्त नहीं था, यानी उनका प्रतिष्ठा, मान मर्यादा नहीं मिलता था उन लोगों को। समानता और उन्नति के बावजूद भी वे सभी तरह के राजनीतिक अधिकारों से वंचित थे, जैसे कि वोट डालने का अधिकार। राज्य में सभी बड़े पद कुलीन के लिए सुरक्षित थे। उनका मानना था कि सामाजिक ओहदे का आधार योग्य होना चाहिए, न कि वंश। आगे पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, मध्य वर्ग के साथ कुलीन वर्ग के लोग बहुत बुरा और असमानता का व्यवहार करते थे। यह बात उन्हें बहुत अपमानजनक लगती थी। इसी वजह से फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण नारा समानता था, जिसे मध्य वर्ग के आगाज किया। किसने आगाज किया? तो मध्य वर्गों ने आगाज किया। मध्य वर्ग में शिक्षित वर्ग के लोगों ने तत्कालिक राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक दोषों को पर्दाफाश किया और जनमानस में आक्रोश पैदा किया। फ्रांसीसी बुद्धिजीवियों ने फ्रांस में बौद्धिक आंदोलन का सूत्रपात किया, जिसमें मॉन्टेग्यू, वोल्टेयर और रूसो थे। मॉन्टेग्यू ने अपनी पुस्तक विधि की आत्मा में सरकार के नीति अंगों को पृथक पृथक करने पर बल दिया। रूसो पूर्ण परिवर्तन चाहते थे। उन्होंने अपनी पुस्तक सामाजिक संविदा में राज्य को व्यक्ति द्वारा निर्मित संस्था और सामान्य इच्छा को प्रभुत्व माना है, अतः जनतंत्र का समर्थक था। फ्रांस ने कन्वेज एवं बुजुर्ग जैसे अर्थशास्त्री ने समाज में अधिक शोषण एवं आर्थिक नियंत्रण की आलोचना करते हुए मुक्त व्यापार का समर्थन किया। इस प्रकार मध्यवर्गीय लोगों में राजा एवं कुलीन वर्ग के लोगों के प्रति घृणा की भावना थी, जो क्रांति का रूप ले लिया। इसलिए फ्रांस की क्रांति को मध्यवर्गीय क्रांति भी कहा जाता है।
4 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, फ्रांस की क्रांति में वहाँ के दार्शनिकों का क्या योगदान था। आंसर शीट भरिए दोस्त। फ्रांस की क्रांति में वहाँ के दार्शनिकों का महत्वपूर्ण योगदान था। फ्रांस में अनेक दार्शनिक हुए जिन्होंने तत्कालिक व्यवस्था पर करार प्रहार किया। उसमें मॉन्टेग्यू, वोल्टेयर और रूसो प्रमुख थे। पहला कारण था मॉन्टेग्यू, यह उदार विचारों वाला दार्शनिक था। उसने राज और चर्च दोनों की कटु आलोचना की। वे जानते थे कि जीवन, संपत्ति एवं स्वतंत्रता मानव के जन्मसिद्ध अधिकार है। मॉन्टेग्यू की सबसे बड़ी देन शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत है। अपनी पुस्तक विधि की आत्मा, इसके अनुसार राज्य की शक्तियाँ कार्यपालिका, विधायिका एवं न्यायपालिका एक ही था, एक ही केंद्र में नहीं होना चाहिए। इस जनता भली भांति समझ नहीं रही थी, यानी कि इसे जनता जो है समझ नहीं पा रही थी, अतः इसके विचार क्रांति का कारण था। इसके अलावा कई सारे कारण हैं दोस्त, हम कितना पढ़ें, आपको जो लगे वो लिख लीजिए। वो 2 नंबर कारण था, ये 3 नंबर कारण है। ठीक है, वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए हम नहीं पढ़ रहे हैं। ये 4 नंबर कारण है। इन सभी कारणों से फ्रांस की जनता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। चलिए आज का आपका 5 नंबर प्रश्न में चलते हैं। दोस्त आपका 5 नंबर प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति की देन का उल्लेख करें। आंसर शीट लिखिए। फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। इस क्रांति से न केवल फ्रांस बल्कि संसार के समस्त देश इसके दोनों से अस्थायी रूप से प्रभावित हुए। वास्तव में इस क्रांति के कारण एक नए युग का उदय हुआ। इसके 3 प्रमुख सिद्धांत, समानता, स्वतंत्रता और मातृत्व की भावना पूरे विश्व के लिए अमर वरदान सिद्ध हुए। इन्हीं कारणों यानी इन्हीं आधारों पर संसार के अनेक देशों में एक नए समाज की स्थापना का प्रयत्न किया गया। यह महान देन है। इसके कुछ कारण यहाँ पे बताए गए हैं, आपको जो जो अच्छे लगे वो लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा। जो आपको छोटा लगे वहीं लिखिएगा, ठीक है। हम बस आपको दिखा दे रहे हैं, देखते जाइए। यदि वीडियो आपको लंबा लग रहा है तो आप उसे स्किप करके, मतलब रोक करके आप नोट कर सकते हैं, नोट डाउन। चलिए अब हम आपका 6 नंबर प्रश्न में चलते हैं। 6 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, फ्रांस की क्रांति ने यूरोपीय देशों को किस तरह प्रभावित किया। फ्रांस की क्रांति का विश्वव्यापी प्रभाव संसार का कोई भी देश अछूता न रहा। खासकर यूरोप तो इसके व्यापक प्रभाव में आया। पहला पॉइंट करके लिखेंगे, इसके कुछ प्रमुख कारण थे। 1 नंबर में फ्रांस की क्रांति की देखा देखी सामंती व्यवस्था को निपटने के लिए एक समानता के सिद्धांत को लागू करने का प्रयास किया गया। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे, नेपोलियन ने यूरोपीय राष्ट्रों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत कर दी, इसलिए इटली के प्रभावी एकीकरण की नींव पड़ी। नेपोलियन ने पोलैंड के लोगों के सामने भी एक संयुक्त तस्वीर रखी जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद पूरी हुई। जर्मनी में हुए 300 राज्य थे। नेपोलियन के प्रयास से 38 राज्य रह गए, सबों को मिलाकर के एक कर दिया गया। द्वितीय ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना में भी फ्रांस क्रांति का योगदान था। इससे प्रेरणा लेकर ही इंग्लैंड में 1832 ईस्वी में रिफॉर्म एक्ट पारित हुआ। इससे संसदीय प्रणाली में सुधार हुआ। आज का आपका 7 नंबर प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति एक युगांतकारी घटना थी, इस कथन की पुष्टि करें। सन 1789 की फ्रांस की क्रांति यूरोप के इतिहास में एक युगांतकारी घटना थी, जिसने एक युग का अंत और दूसरे युग के आगमन का मार्ग प्रशस्त किया। सन 1789 के पूर्व फ्रांस में जो स्थिति व्याप्त थी उसे प्राचीन राजतंत्र के नाम से जाना जाता है। इस समय सामंती व्यवस्था थी। समाज 3 वर्गों में विभक्त था, पहला कुलीन वर्ग, दूसरा पादरी वर्ग और तीसरा साधारण वर्ग। इसमें प्रथम और द्वितीय वर्ग को किसी प्रकार के टैक्स नहीं देने पड़ते थे। राजा स्वेच्छाचारी था। फ्रांस में
प्रतिनिधि संस्थाओं का सर्वथा अभाव था। यद्यपि स्टेट जनरल नामक प्रतिनिधि सभा थी, यद्यपि 1614 के बाद इसकी बैठक ही नहीं हुई। राज्य में कानूनी एकरूपता का अभाव था। राजा की इच्छा ही कानून थी। राजा कहता था मैं ही राज हूँ। राजा की इच्छा को चुनौती नहीं दी जा सकती थी। राजा और कुलीन वर्ग ऐसा आराम की जिंदगी व्यतीत करते थे। चर्च भी राज्य में एक प्रभावशाली संस्था थी। 90% जनता किसान थी जो विभिन्न प्रकार के कर्ज से परेशान थी। महंगाई की मार से आजीवन का संकट का उत्पन्न हो गया था, यानी कि आजीविका का संकट उत्पन्न हो गया था। इसके अलावा बहुत सारे कारण हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं आप। यहाँ पे आप एक बार पढ़ लेंगे इसे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट कारण आते हैं। अतः अमेरिका के बाद में स्वतंत्रता की लहर फ्रांस में आ गई, जो यूरोप के इतिहास में एक युगांतकारी घटना कहलाई। आज का आपका 8 नंबर प्रश्न में कहा जा रहा है, फ्रांस की क्रांति के लिए लुई 16वां किस तरह उत्तरदायी था। आंसर शीट नोट करेंगे दोस्त। लुई 14वां के बाद फ्रांस की गद्दी पर लुई 16वां गद्दी पर बैठा, जो अयोग्य और निरंकुश था। फ्रांस की क्रांति के लिए निम्नलिखित बातों का कारण के रूप में उत्तरदायी माना जाता है, जो इस प्रकार है, आप नोट डाउन करेंगे। पहला है निरंकुश राजशाही। फ्रांस की क्रांति के समय में लुई 16वां गद्दी पर था। राजा के हाथों में सारी शक्ति केंद्रित थी। लुई 16वां का कहना था कि मेरी इच्छा ही कानून है। इस व्यवस्था में राजा ही आज्ञा नहीं मानता, एक अपराध था। फ्रांस में राजा की निरंकुश को नियंत्रित करने के लिए पार्लमा नामक एक संस्था थी। यह एक प्रकार का न्याय था जिसमें केवल कुलीन वर्ग वाले ही न्यायाधीश थे, यानी कि उच्च कोटि के जो लोग थे, धनवान वही थे, जो राजा का ही समर्थन करती थी। दोस्तों, आप अगर हमारे क्लास को समझे होते, पढ़ाई किए होते हमसे, तो ये सारे चीज़ को आसानी से आप हैंडल कर पाते हैं। चलिए, वैसे ऐसे भी आप समझ पाएंगे, पढ़ेंगे तो इसे। दूसरा कारण है मेरी अंतोनेता का अंतुयेत नेता, यानी कि मैरी अंतुयेत नेता का प्रभाव। लुई 16वां की पत्नी मेरी अंतुनेता थी, जो फिजूल खर्ची के लिए प्रसिद्ध थी, यानी कि बहुत एक्स्ट्रा खर्चा करती थी। यह उत्सवों में काफ़ी रुपये लुटाती थी और अपने खास आदमियों को ओहदे दिलाने के लिए राजकार्य में दखल देती रहती थी। रानी निर्मलतापूर्वक अपने भोग विलास पर खर्च करती थी, यानी कि वे बहुत ज़्यादा भोग विलास पे रहती थी। यही कारण है कि फ्रांस की क्रांति के लिए लुई 16वां उत्तरदायी माना गया। आज का आपका 9 नंबर प्रश्न है दोस्त। फ्रांस की क्रांति में जैकोबिन दल की क्या भूमिका थी। आंसर शीट भरिए मेरे भाई। सन 1791 ईस्वी में नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप तैयार किया। इसमें शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया। यद्यपि लुई 16वां ने इस सिद्धांत को मान लिया, परंतु मिरावाया की मृत्यु के बाद देश में हिंसात्मक विद्रोह की शुरुआत हो गई। यानी कि वहाँ पे मिरावाया की मृत्यु जब हो गई तो वहाँ पे हिंसात्मक विद्रोह की शुरुआत हो गई। इसमें समानता के सिद्धांत की अवहेलना की गई, यानी कि कोई की समानता को नहीं मानता था। बहुसंख्यकों को मतदान से वंचित रखा गया था। सिर्फ धनी लोग ही मतदान कर सकते थे। इस तरह बुजुर्ग वर्ग का प्रभाव बढ़ा। इस बढ़ते असंतोष की अभिव्यक्ति नागरिक राजनीतिक क्लबों में जमा होकर रहते थे, यानी एक क्लब बनाते थे, एक संस्था जिसमें कई लोग मिल कर के रहते थे। इन लोगों ने अपना एक दल बनाया जो जैकोबिन दल कहलाया। इन लोगों ने अपने मिलने का स्थान पेरिस में कन्वेंट ऑफ सेंट क्लब को बनाया। यह आगे चलकर जैकोबिन क्लब के नाम से जाने लगा। इस क्लब में सदस्य थे छोटे दुकानदार,
कारीगर मजदूर आदि। इसका नेता मैक्समिलियन रॉबस्मियर था। इसने 1792 ईस्वी में खाद्यान्नों की कमी और महंगाई को मुद्दा बनाकर जगह जगह विद्रोह कराया। इस तरह से और भी इसके कारण हैं, ये आप जैकोबिन के कार लिख सकते हैं। हमारे हिसाब से बहुत हो गया इसका आंसर, बस वैसे आप देख लीजिए। चलिए दोस्त, आज का आपका 10 नंबर प्रश्न और लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो लंबी हो गई है, इसके लिए हमें खेद है, बट क्या कर सकते हैं। 20 क्वेश्चन आपका सब्जेक्टिव का और 10 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव का और ऑनलाइनर भी क्वेश्चन था, इसलिए 50 क्वेश्चन अगर 50 मिनट में कवर कराया गया है तो इसे कोई बुरी बात नहीं कहेंगे। ठीक है, 10 नंबर में देख लीजिए। नेशनल असेंबली और नेशनल कन्वेंशन ने फ्रांस के लिए कौन कौन से सुधार पारित किए। तो कौन कौन से सुधार पारित किए, ये सुधार को हम देख लेते हैं। आपका उत्तर होगा दोस्त, नेशनल असेंबली द्वारा किए गए सुधार इस प्रकार है। 14 जुलाई सन 1789 ईस्वी के बाद लुई 16वां नाम मात्र का राजा रह गया और नेल्सन असेंबली देश के लिए अधिनियम बनने लगे। अब पैराग्राफ चेंज करके 1, 2, 3 पॉइंट में लिखेंगे, जिसके कारण इस प्रकार है। पहला कारण है 21 अगस्त 1789 को मानव और नागरिकों के अधिकार की स्वीकार कर लिया गया। इस घोषणा से प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार प्रकट करने और इच्छा अनुसार धर्म पालन करने के अधिकार का मान्यता मिल गया, यानी कि अब छूट मिला लोगों को। दूसरा कारण में लिखेंगे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ पेश पक्ष भाषण की स्वतंत्रता भी मिल गई, लोगों को बोलने का अधिकार दे दिया गया। इसके अलावा संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना एवं एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। अब राज्य में किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था, जो कि इसके पहले बिना मुआवजा के गिरफ्तार किया जा सकता था। अब ऐसा नहीं था, तथा मुआवजा दिए बिना उसे जमीन पर कब्जा भी नहीं किया जा सकता। निजी संपत्ति का अधिकार, सभी नागरिकों को निजी संपत्ति रखने का अधिकार दे दिया गया। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया। ये सभी घोषणाएं अत्यधिक महत्वपूर्ण थी। आगे भी कई सुधार इसमें हुए, कई यहाँ पे नोट है में लिखा गया है, आप इसे नोट कर सकते हैं। आपको हम दिखा रहे हैं दोस्तों। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही होगी। गणतंत्र की स्थापना, कन्वेंशन का प्रमुख कार्य राजतंत्र का अंत कर फ्रांस में गणतंत्र की स्थापना करना। यह कार्य प्रथम अधिवेशन के पहले ही पूरा करा दिया गया। इस तरह से दोस्त आपका क्वेश्चन संख्या 10 खत्म हो गया। यहाँ पे एक पॉइंट इसमें ज़रूर लिखेंगे, सुविधा क्या मिला था। मतदान का अधिकार, 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी कोई मतदान कर सकते थे, चाहे उसके पास संपत्ति हो चाहे न हो, ये भी व्यवस्था किया गया। अब आपका 10 प्रश्न का उत्तर हो चुका दीर्घ उत्तरीय। दोस्त मेरे भाई, हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। यदि आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और ऐसे ही वीडियो के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और अपने क्लास, आप किस क्लास में हैं ये कमेंट बॉक्स में हमें बताने की कृपा करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करेंगे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अपना सुझाव ज़रूर देंगे कि हम क्या इसमें सुधार करें। तो चलिए दोस्त, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बेस्ट ऑफ लक। कक्षा 9वीं इतिहास की दुनिया में आप सभी का स्वागत है और हमारे चैनल में बने रहने के लिए आप सभी का हार्दिक स्वागत है दोस्त। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ। तब तक आप खुश रहिए और आपका दिन हो या रात हो, जब भी आप देख रहे हैं वो शुभ और मंगलमय हो। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।